राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही निखरता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब आज क्लास 10th की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। उत्साह नाम से ही पता चलता है कि हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव जागृत करने वाली कोई कविता होगी, जो कि यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य दोनों को मिला करके, दोनों के मेल जोल को यहाँ पर बताया गया है। यानी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए बादल के माध्यम से यहाँ पर मानव जीवन में नया उत्साह, नए उमंग की भावना का संचार करने के लिए ये कविता एक प्रेरणादायी कविता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। इनका मूल निवास स्थान उन्नाव जिले में गढ़कोला नामक स्थान में है। इनकी विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई थी और बाद में पत्नी के आग्रह पर, या ये कह सकते हैं कि पत्नी की प्रेरणा से ही इन्होंने साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न की। और इनकी साहित्य और संगीत में इतनी अधिक रुचि उत्पन्न हो गई कि एक महान कथाकार, महान कहानीकार, एक उपन्यासकार, एक लेखक के रूप में ये सामने आए। और छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदवादी कविता में के प्रमुख आधार स्तंभ निराला जी के साहित्य संसार में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध होता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और दार्शनिकता दृष्टिगोचर होती है। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। एक और इनकी कविता में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, तो वहीं पर शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति आक्रोश का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। इनकी रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर इन्होंने उत्साह कविता का वर्णन किया है। उत्साह यानी एक आवाहन गीत है। आवाहन किसका आवाहन है? यहाँ बादलों का आवाहन किया गया है। बादलों का आवाहन क्यों किया गया है? एक व्यक्ति के अंदर, जनमानस के अंदर एक स्फूर्ति, एक उमंग, एक तरंग, एक क्रांति का भाव जागृत करने के लिए उन्होंने इस कविता को यहाँ पर दिया है कि उत्साह कविता में बादल को क्रांति का दूत मानकर उसका आवाहन किया गया है कि वह अपनी पौरुषमयी गर्जना से, पौरुषमयी गर्जना का मतलब तेज गर्जना से, एक भयंकर आवाज से, बहुत तेज आवाज से भयंकर गर्जना करते हुए समस्त आकाश को गुंजायमान कर दे। कवि ने काले घुंघराले बालों और बाल कल्पनाओं के समान पालित मान करके नव जीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप दिया है बादलों को। तो चलिए हम लोग कविता की पंक्ति पर आते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर देखिए, बादल से गरजने के लिए कवि कह रहा है, बादल से गरजने के लिए, गर्जना करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें कवि ने बादल के बारे में लिखा हुआ है, उनको एक क्रांति का दूत माना है और क्रांति का दूत मान करके उनको क्या कह रहे हैं कि बादल गरजने का आह्वान कर रहे हैं। बादलों से कवि गरजने का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बादल, तुम चारों ओर, यानी घेर घेर घोर गगन, यानी घेर घेर यानी घिर घिर करके चारों तरफ अत्यधिक रूप से, घोर रूप से यानी अत्यधिक रूप से, घेर घेर करके यानी घिर घिर करके, घोर ढंग से यानी बहुत तेज गर्जना के साथ तुम अपना आवाहन यहाँ पर दिखाओ, अर्थात यहाँ पर तुम अपनी उपस्थिति दिखाओ कि आप यहाँ पर उपस्थित हो। तो कैसे अपनी उपस्थिति को दर्शाओगे? कि घोर गर्जना करते हुए, यानी चारों तरफ घेर घेर घोर गगन, यानी पूरे आकाश में घनघोर गर्जना करते हुए तुम आओ। और इनका कहना है कि
ललित ललित काले घुंघराले। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, धाराधर ओ, धाराधर, धाराधर का अर्थ है बादल, बादल की पर्यायवाची है धाराधर। तो यहाँ पर यही कहा है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ए धाराधर, अर्थात हे बादल तुम घिर जाओ, चारों आकाश में चारों तरफ घिर जाओ, पूरे आकाश में चारों तरफ घिर जाओ और घोर गर्जना करो। और साथ ही साथ कह रहे हैं ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी इनका कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है, एक नूतनता है, एक अनंत छवि है। और कैसी है कि काले काले घुंघराले बादल हैं। अब ये काले काले घुंघराले बादल क्यों कहा गया, यानी जब आप बादलों को देखते हैं आकाश में तो क्या बादल को आप एक पूरे उसके रूप में कैसे देख पाते हैं, वो आप टेढ़े मेढ़े घुंघराले से ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा सा बालक हो, छोटा सा बच्चा हो और उसके घुंघराले बाल हों, उसके सर में घुंघराले बाल हों, तो उन घुंघराले बालों के समान ये बादल दिखाई पड़ते हैं। आप आकाश में देखते होंगे ना, टेढ़े मेढ़े बादल पूरे चारों तरफ से दिखाई पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक लाइन से वो बादल दिखाई पड़ते हैं, है ना, टेढ़े मेढ़े चारों तरफ उनकी। और एक चीज़ और कहा जाता है, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो या कभी ऐसा महसूस किया हो कि अगर आप कुछ देर तक बादलों को देखिए, अगर आकाश में ढेर सारे बादल हैं तो आप अगर कुछ देर तक उनको देखेंगे तो देखते समय आपके मन में जो छवि आती है या जो चित्र आपके मन में आता है, आप देखेंगे बादलों में वो चित्र आपको उपस्थित लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सच में बादल में वही चित्र आ गया हो। वो किस लिए होता है, वो एक भाप है ना, तो वो भाप ही तो है, वाष्प है। और वो जो वाष्प है वो एक जगह स्थिर तो रहता नहीं है, वो चलायमान होता है। तो उसमें हम अपनी कल्पना करते हैं लेकिन हमको वो चित्र दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने बादलों में क्या चित्र महसूस किया है, किस चित्र का अनुभव किया है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर उनकी रचना के विषय में, उनकी नवीनता यानी रचना की नवीनता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि काले काले घुंघराले बादलों का एक अनगढ़ रूप, अनगढ़ यानी गढ़ना का मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत व्यवस्थित तरीके से बना देना, और अनगढ़ यानी जिसको गढ़ा ना गया हो, जिसको बनाया ना गया हो। तो यहाँ पर है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी काले काले घुंघराले जो बादल हैं, इन बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा लग रहा है कि मानो उसमें किसी बालक की कल्पना की जा रही है, किसी बच्चे की कल्पना की जा रही है, किसी बालक की कल्पना का इसमें विस्तार समाया हुआ है। फिर कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, ये कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि यानी बिजली की जो आभा है, छवि यानी आभा, छाया, तो बिजली की जो आभा है, बिजली की जो चमक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, बिजली की चमक है, बिजली की छाया है, और तुम नए जीवन का संचार करने वाले हो, नव जीवन वाले, यानी तुम नए जीवन का संचार करने वाले हो। कैसे नए जीवन का संचार करने वाले हो, जैसे कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के मन में, जनमानस के हृदय में नव जीवन का संचार करता है, नए विचार का संचार करता है, नई युक्तियों का संचार करता है। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे जो बालक हैं, उन बालकों के सर पे जो उनके घुंघराले बाल हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नए जीवन का संचार करने वाले लग रहे हैं। फिर कहते हैं वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। वज्र छिपा अर्थात तुम्हारे अंदर वज्र की अपार शक्ति, वज्र क्यों कहा गया, यानी बहुत मजबूत हो, जिसमें अपार शक्ति हो, है ना, अपार सामर्थ्य हो जिसमें, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर वज्र की जो अपार शक्ति है, जो वज्र होता है उसकी अपार शक्ति इसमें उपस्थित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके अंदर एक अपार शक्ति मौजूद है। और उन्हीं बादलों से कवि कहते हैं कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। उन्हीं बादलों से कवि कहते हैं कि पूरे आसमान में घेर घेर करके घोर ढंग से खूब गर्जना करो, खूब गर्जना करो, लोगों के अंदर क्रांति का भाव जागृत करो। और किसी कवि की नई कविता की तरह बादल के हृदय में असीम ऊर्जा भरी हुई है। कवि का मानना है कि बादल के हृदय में असीम ऊर्जा भरी हुई है, और कवि बादलों से कहते हैं कि वो किसी नई चेतना की रचना करके सबको असीम ऊर्जा से भर दें। जिस प्रकार से एक कवि अपनी कविता में असीम ऊर्जा
को प्रवाहित करते हुए जनमानस के हृदय में उसका प्रवाह, उसका संचार करता है। उसी प्रकार से हे बादल, तुम जनमानस के मन में जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जो विकल हैं, जो बहुत ही चिंतित हैं, जो बहुत ही दुख के जीवन में अपना समय बिता रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनका जीवन बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत दुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, उनके दुख को तुम दूर करो, उनके अंदर नव चेतना का संचार करो, उनके अंदर एक सकारात्मक भाव जागृत करो, जिसके कारण से वो अपनी खोई हुई अंतर चेतना को जागृत कर सकें और अपनी नई ऊर्जा से भर सकें, अपने नए कार्य की तरफ आगे बढ़ें, अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयत्न करते रहें। तो कवि ने बादल को एक आवाहन करते हुए, बादलों का आवाहन करते हुए उसको क्रांति दूत के रूप में यहाँ पर माना हुआ है। तो इस कविता के अगली पंक्ति को आप देखेंगे, उसके पहले आप इस भाग को एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और ये विश्वास है कि ये आपके अंदर भी नव चेतना का संचार करने वाला होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, प्रकृति को अपने से अलग रखते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रकृति को अपनी नज़र से नहीं, बल्कि प्रकृति को हम अगर प्रकृति की नज़र से देखेंगे तो वास्तव में प्रकृति तो पूरा एक खजाना है। प्रकृति के अंदर इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे तत्व उपस्थित हैं कि हमारा जीवन और हमारे जीवन की दिशा दोनों बदलने में उसमें पूरी सामर्थ्य है, पूरी क्षमता वो रखता है। तो यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा दिया जा रहा है, मनुष्य को प्रेरणा दी जा रही है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आओ। तो अभी तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसके आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें, जिसमें किसी प्रकार से कोई विघ्न न उत्पन्न हो। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।